हेलो एंड वेलकम टू पढ़ लो इंडिया, अ यूनिक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अमित और हम कवर कर रहे थे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 2, जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी जो दो ध्रुवीय दुनिया जो थी वो इट वाज डिवाइडेड बिटवीन टू पोल्स, टू ब्लॉक्स, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इन दो ब्लॉक्स में बट गई थी। उसका खात्मा जो होता है, उसका अंत होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ डिटेल में बातें जानेंगे। पहले देखते हैं कि सोवियत सिस्टम जिसके बारे में हम बात करते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, जिसको आज हम मॉडर्न डे रशिया के नाम से मोर और लेस जानते हैं, वो सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम क्या था। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम शॉर्ट में यूएसएसआर कहते हैं, केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917, यानी कि 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन, उसके बाद रशिया और उसके आसपास के जो छोटे छोटे देश थे उन सबको मिला के यूएसएसआर बना। The revolution was inspired by the ideals of socialism. तो revolution का ideal क्या था? Socialism as opposed to capitalism and the need for an egalitarian society. यानी कि जरूरत थी वहां पर सोशलिस्ट की, यानी कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की, जिसको हम सोशलिज्म के नाम से भी जानते हैं। This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on principles of equality. अब देखिए, सोशलिज्म के दो हॉलमार्क हैं, पहला एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और दूसरा एगैलिटेरियन सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। तो इन सब को करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट की जरूरत होती है, और वो स्टेट जो है वो इन पॉलिसीज को कैरी आउट करता है। सोशलिज्म के दो हॉलमार्क फीचर्स हैं ये। In doing so, the makers of the Soviet system gave primacy to the state and the institution of the party. तो ये प्रोसेस को कैरी आउट करने में दो हॉलमार्क फीचर्स की जिनकी हमने बात की अभी, वो थे कि पहला तो कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए और साथ में एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन पॉलिसीज को कैरी आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यहां पर, द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, तो जो मेकर्स थे सोवियत सिस्टम के, उन्होंने प्राइमेसी किसे दी, पहला स्टेट को और दूसरा इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। यानी कि ये दो ऐसी चीजें थी जो कि सोवियत सिस्टम और इस पूरे सोवियत स्टेट को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्हें ही प्ले करना था, ऐसा माना गया था वो लोग जिन्होंने फाउंड किया था सोवियत सिस्टम को। After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR. यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, इस तरह की जो कंट्रीज थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हम इनको बोलते हैं, इन कंट्रीज को सोवियत आर्मी ने लिबरेट कराया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद से ये कंट्रीज थी, इन्होंने सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। सो इनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल था वो कंप्लीटली किस पे बेस्ड था, यूएसएसआर के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल पे। ऑफ कोर्स, क्योंकि यूएसएसआर का मतलब था रशिया, और रशिया जो डिसाइड करता था वही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल इस पूरे ब्लॉक के जितनी भी कंट्रीज थी उनके ऊपर लागू होता था। This group of countries was called the Second World or the Socialist Bloc. तो फर्स्ट वर्ल्ड कहते थे जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, led by the United States of America. जो सेकंड ब्लॉक था, led by the यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर, जिसको सोशलिस्ट ब्लॉक या सेकंड वर्ल्ड कहते थे। The Soviet Union became a great power after the Second World War. The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the United States of America. यानी कि जो सोवियत यूनियन था, इट बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसकी जो इकोनॉमी थी वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप थी
सिर्फ यूएस को छोड़ के, तो सिर्फ दो सबसे बड़े सुपर पावर बोथ मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली कौन कौन से थे? यूएसए एंड यूएसएसआर. The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens, and the government subsidized basic necessities including health, education, childcare and other welfare schemes. साथ ही साथ there was no unemployment in the Soviet Union. अगर हम बात कर रहे हैं यूएसएसआर की, यहाँ पर जो सोवियत स्टेट था उसने इंश्योर किया था कि सबके जो उसके नागरिक हैं, जो सिटीजन्स ऑफ द यूएसएसआर, उनका एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड हर किसी का एक जैसा लगभग हो, ना कोई बहुत ज्यादा गरीब हो ना कोई बहुत ज्यादा अमीर हो, यानी द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड नॉट बी देयर और इट शुड बी द मिनिमम. तो उन्होंने एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सारे सिटीजन्स के लिए मेंटेन किया था. साथ ही साथ बहुत सब्सिडीज देते थे ताकि वहां पर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस तरह की फैसिलिटीज वहां के सिटीजन्स को मिल सके. जो सबसे खास बात थी यूएसएसआर की, यूएसएसआर एकमात्र ऐसा देश था जहां पे कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं था, यानी कि देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, एवरीवन वाज एम्प्लॉयड इन द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. Lack of democracy and the absence of freedom of speech stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. तो सोवियत सिस्टम के अंदर जो सिस्टम था, जो सोवियत सिस्टम, वो बहुत अथॉरिटेरियन बन गया था, बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, और इस वजह से जो लोग थे, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वहां पर वो राइट उनको लगता था कि स्टिफल किया जा रहा है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करने के लिए वो अक्सर जोक्स करते थे और कार्टून्स बनाते थे, जिसके थ्रू अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को वो एक्सरसाइज करते थे. क्योंकि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर लोग जितनी आसानी से फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करते हैं, वो ऐसा कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के अंदर पॉसिबल नहीं था. उस टाइम पे एक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सोवियत यूनियन में ये चीजें गायब होने लगी, बिकॉज द स्टेट बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन. In the arms race, the Soviet Union lagged behind the West in technology, infrastructure, जैसे कि transport, power, and most importantly in fulfilling the political or economic aspirations of citizens. यानी कि arms race की बात हम करते हैं, जहां तक बात करते हैं कि कितने आर्म्स बना लिए, कितने आर्म्स की टेक्नोलॉजी कितनी आपकी जो है वो एडवांस्ड है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज है, उसमें तो सोवियत यूनियन जो था वो यूएस को मैच कर लेता था. लेकिन जब बात करते हैं हम सोवियत यूनियन की, तो सिंपल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पावर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, इन सबको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था. आर्म्स रेस में तो वो मैच करता था यूनाइटेड स्टेट्स को, बट इन सारे पहलुओं में, इन सारे एस्पेक्ट्स में वो मैच नहीं कर पा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स को. अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहले हैं गर्बाचेव. गर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन किसका? यूएसएसआर का. मिखाइल गर्बाचेव, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. Reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolution taking place in the West. So what happens in 1985, Mikhail Gorbachev becomes the president of the Soviet Union. और प्रेसिडेंट बनते ही ये क्या करते हैं, उनको लगा कि सोवियत यूनियन को रिफॉर्म्स की जरूरत है, so that the changes that are taking place in the western world, western countries में, western Europe, अमेरिका के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, जो इकोनॉमिक एडवांसेस हो रहे हैं, we should adopt those technological advances to develop the Soviet society along the lines of western world. Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country. यानी कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज थी वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसीज जो थी उनको इनिशिएट किया और डेमोक्रेटाइजेशन यानी डेमोक्रेसी को फेवर करते थे. एंड ही वांटेड
कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों को और ज्यादा राइट्स मिलने चाहिए। द रिफॉर्म्स वेर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। ऑब्वियस सी बात है, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो नहीं चाहती थी कि सिटीजन्स को और ज्यादा राइट्स मिले, और ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो सोसाइटी, और वो भी इतने फास्ट पेस पे कि किसी को समझने का मौका ना मिले। A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. तो 1991 में क्या होता है, क्योंकि मिखाइल गर्बाचेव जो थे वो चाहते थे कि डेमोक्रेटाइजेशन हो और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सिस्टम के अंदर जो यूएसएसआर का सिस्टम है उसके अंदर चेंज आए, तो मिखाइल गर्बाचेव को हटाने के लिए, कमजोर करने के लिए एक कू किया जाता है, तख्ता पलट की साजिश करते हैं। एंड व्हाट हैपेंड इज, ये जो कू था उसे करवाया था किसने, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे, जो हार्डकोर मेंबर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने ही ये कू प्लान किया था, ये साजिश प्लान की थी। बोरिस येल्सिन इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कू। तो ये जो कू हुआ मिखाइल गर्बाचेव के खिलाफ, बोरिस येल्सिन, अनदर लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ही अपोज्ड दिस कू एंड ही सेड कि इस तरह से हमें काम नहीं करना चाहिए, हम अपनी पार्टी और अपने लीडर्स दोनों को कमजोर कर रहे हैं। The Russian Republic, where Yeltsin won a popular election, began to shake off centralized control. Now, in any socialist country, control जो होता है वो centralized होता है, decentralized नहीं होता है, जैसा कि generally democratic countries के अंदर देखा जाता है कि there are multiple power centers, जबकि जो socialist country होते हैं वहां पर एक central power होता है जो सारी पावर्स को कंट्रोल करता है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जनरली ये एब्सेंस होता है, ये एस्पेक्ट। तो बोरिस येल्सिन इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कू। रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगैन टू शेक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो बोरिस येल्सिन ने जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था, एब्सोल्यूट कंट्रोल जो मेंटेन करी थी कम्युनिस्ट पार्टी अपने सिटीजन्स के ऊपर, और जितने भी इलाके थे यूएसएसआर के और उसके अंदर जितनी भी नेशनैलिटीज थी और जितने भी कंट्रीज थे उनके ऊपर ही ट्राई कि ये कंट्रोल जो है थोड़ा सा लूजन अप करने का। पावर बिगैन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक्स, स्पेशली इन मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो जो मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट था, यानी वेस्टर्न यूरोप के नजदीक वाले जो यूरोपियन कंट्रीज थी जो सोवियत यूनियन के अंदर थी, उनके अंदर ये शिफ्ट दिखने लगा कि जो सेंट्रलाइज कंट्रोल था वो कम होने लगा। In December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics, Belarus, Russia and Ukraine, पूरे मैप पे आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर है। रशिया उसका एक बड़ा सा देश था, बट और भी कंट्रीज थी, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो थी मिलके यूएसएसआर बनाती थी। पर इन तीन कंट्रीज ने 1991 में डिसाइड किया और डिक्लेयर किया क्या, सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। नाउ देयर वाज टू बी नो मोर अ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि सोवियत यूनियन और सोवियत सिस्टम जो है वो खत्म होता है और ये जो सारी कंट्रीज हैं अब वो इंडिपेंडेंट है, दे कैन डिसाइड देयर ओन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मॉडल, वो किसके साथ जाना चाहती हैं, किससे अलायंस करना चाहती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब अब खुद से डिसाइड कर सकती हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड, और कम्युनिस्ट पार्टी को ही बैन कर दिया गया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। अब जैसे कि बात ही हो रही थी कि सोवियत सिस्टम को ही अपोज कर रहे थे, एंड सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन टू मेन जो सेंट्रल प्रेमाइसेस थे, वो क्या था, एक तो स्टेट कंट्रोल होगा और एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, व्हिच मींस देयर वाज नो डेमोक्रेसी। तो उन्होंने कहा कि हम कैपिटलिस्ट मोड को या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट करेंगे, और जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का एब्सेंस है, सो वी विल डेमोक्रेटाइज आवर सोसाइटीज। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अब कोई यूएसएसआर नहीं है, तो आप जितनी भी कंट्रीज हैं जो जिनको इंडिपेंडेंट मिल रहा है इस यूनियन के टूटने से, डिसइंटीग्रेट होने से, उन सब को हक है कि वो अपना जो भी मॉडल चुनना चाहें वो चुन सकती हैं। और क्योंकि एक पर्टिकुलर मॉडल के अंदर वो लोग थे, सोशलिस्ट मॉडल के अंदर, तो दे डिसाइडेड कि दे विल गो विद द कैपिटलिस्ट मॉडल।
Why did the Soviet Union disintegrate? आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? तो एक ऐसा सुपर पावर जो अमेरिका के बराबर खड़ा होता था, चाहे वो मिलिटरीली हो या इकोनॉमिकली हो, हर एस्पेक्ट में अमेरिका को चैलेंज करता था, वो आखिर डिसइंटीग्रेट कैसे हो जाता है? उस यूनियन का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian republics in particular. तो देखिए इतना बड़ा एरिया था जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज थी जिनको जो पूरी तरह से एक्चुअली डिपेंडेंट थी रशिया के ऊपर मिलिट्री एड के लिए, इकोनॉमिक एड के लिए, इन सब के ऊपर, और इन सब को मेंटेन करने में सोवियत यूनियन का जो रिसोर्सेस था वो मैक्सिमम रिसोर्सेस मिलिट्री एस्पेक्ट में ही खर्च हो जाता था। तो इससे क्या फर्क पड़ा? दिस लेड टू अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कोप विद। अब क्योंकि मिलिट्री एक्सपेंडिचर ही इतना ज्यादा था सोवियत यूनियन का कि बाकी किसी एस्पेक्ट में खर्च करने को उनके पास पैसा नहीं बचता था। इकोनॉमिकली वो कोप नहीं कर पा रहे थे जो उनकी डिमांड्स थी और जो उनकी नीड्स थी उस चीज से। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजंस बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट। दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम्स ऑफ द वेस्ट। पर साथ ही साथ एक चीज और हो रही थी। पहला तो कि सिटीजंस को ये साफ दिख रहा था कि जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, उस पर उतना खर्च नहीं कर पा रही है सरकार जितना कि वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर उसका जितना ज्यादा है। साथ ही साथ क्योंकि अब थोड़े कम्युनिकेशन लेवल्स इंक्रीज हो गए थे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज थी, इसकी वजह से लोग कम्युनिकेट कर पा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा जल्दी। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनको पता चलने लगा कि जो यूरोपियन सोसाइटी है, वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी है, वहां पर लोग कैसी जिंदगी जीते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डू दे एंजॉय। और इनको तब बहुत बुरा लगता था कि हमारे यहाँ ये सेम चीजें क्यों नहीं हमें मिलती हैं। The Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well. The Communist Party that had ruled the Soviet Union for over 70 years was not accountable to the people. यानी कि स्टैग्नेशन आ गया था वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में भी, और जो सोवियत यूनियन को चलाने वाली एकमात्र पार्टी थी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, which was ruling Soviet Union for the last 70 years, उसके अंदर क्या हुआ कि they got a sense of arrogance. They got into this zone where they felt they are not accountable to the citizens of Soviet Union. तो सरकार और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया था। Gorbachev's reforms promised to deal with these problems. गर्बाचेव के रिफॉर्म्स कौन थे? दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग द एंटायर सिस्टम which includes economic system, which includes the political system, which includes the military system, the societal structure, everything. तो पेरेस्ट्रोइका। एंड ग्लासनोस्ट मीनिंग openness to accept new systems, जो दूसरी देशों में जो कल्चर है, जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स को लेके है, जो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी को लेके डेवलप हो रही है, उसको समझने की कोशिश करना, इसको कहते हैं ओपननेस। टू एक्सेप्ट व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड टू बी एबल टू रेप्लिकेट दैट इफ इट सीम्स कि हाँ, अगर हम ये ओपननेस दिखाएं और इनके सिस्टम्स को अडॉप्ट करें तो हमारा भी बेहतर हो सकता है। It will be good for our society, our citizens, our state, our country. तो पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, ये दो टर्म्स प्लीज गर्बाचेव को लेके याद रखिएगा एग्जाम के लिए। Gorbachev promised to reform the economy, catch up with the West, and loosen the administrative system. There were sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his methods. Now, what happened? Gorbachev wanted to restructure the entire Soviet Union, और वेस्ट के अंदर जो एडवांसेस थे उसको वो एसिमुलेट करना चाहते थे सोवियत सोसाइटी के अंदर, और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, इन चीजों पे ध्यान देना चाहते थे। बट कुछ ऐसे सेक्शन थे सोसाइटी के अंदर जिनको लगा
कि गर्बाचेव इज गोइंग रियली स्लो, उनको बहुत फास्ट मूव करना चाहिए इन चेंजेस को लाने के लिए. They did not benefit, और इन्हीं सेक्शंस को लगा that they did not benefit the way they had hoped or they benefited too slowly, और उनको ऐसा लगा that they did not benefit at all, या फिर जो उनको बेनिफिट मिल रहे थे वो जो प्रोसेस था वो बहुत स्लो था एंड गर्बाचेव को उस प्रोसेस को फास्ट करने की जरूरत थी. Others, especially when members of the Communist Party and those who were served by the system, took exactly the opposite view. Now, ये तो एक सेक्शन की बात थी. अब वैसे लोग जो सिस्टम के अंदर थे या सिस्टम से जिनको बेनिफिट मिल रहा था, वैसे लोग, वैसे सेक्शन ऑफ पीपल, दे थॉट कि ये जो गर्बाचेव काम करने जा रहे हैं इससे उनके बेनिफिट्स, उनके प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगे. सो दे अपोज्ड, यानी दे स्टार्टेड अपोजिंग गर्बाचेव्स मूव. तो एक ऐसा धारा, एक ऐसा सेक्शन ऑफ पीपल जिसने गर्बाचेव के रिफॉर्म्स के मूव्स को सपोर्ट किया था, वो भी उनके खिलाफ हो गया था क्योंकि दे फेल्ट कि रिफॉर्म्स की स्पीड बहुत स्लो है. एक ऐसा सेक्शन जो रिफॉर्म्स नहीं चाहता था वो ऑलरेडी अपोजिंग साइड पे खड़ा था. यानी गर्बाचेव के ऑपोजिशन में अब सारे लोग आ गए थे. इन दिस टग ऑफ वॉर गर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन. और ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वही आपके खिलाफ आके खड़े हो जाएं तो यू विल हैव नो साइड सपोर्टिंग यू, तो आप अकेले छूट जाते हैं. इवन दोज हु वर विद हिम became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies. All this might not have led to the collapse of Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders. But ऐसा माना जाता है कि ठीक है, ये सब चीजें सोवियत सोसाइटी के अंदर चल रही थी, तब भी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट नहीं करता, सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट नहीं करता अगर एक चीज और नहीं होती. एंड व्हाट वाज दैट? राइज ऑफ नेशनलिज्म. The rise of nationalism and the desire for sovereignty within various republics, including Russia and Baltic republics जैसे Estonia, Latvia and Lithuania, Ukraine, Georgia and others, proved to be the final and most immediate cause for the disintegration of the USSR. Now, क्योंकि इन countries के अंदर nationalist feelings develop हुई, उनको लगा कि हमारा देश किसी सिस्टम के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर, किसी और देश की, किसी और सिस्टम की क्यों सुने. We should be independent, we should be sovereign. हमें अपनी पॉलिसीज परस्यू करनी चाहिए, अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल परस्यू करना चाहिए. और जब ये भावना लोगों के अंदर आ गई, the rise of this feeling was a final nail in the coffin. This led to the disintegration of the USSR in its most immediate, as its most immediate cause. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज था वो ये था जिसने लास्ट में सोवियत सिस्टम को डिसइंटीग्रेट करने में अपनी अहम भूमिका निभाई. नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन. तो जब भी कोई चीज डिसइंटीग्रेट होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जब सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशंस. द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore. Now, जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी, जब दो पोल्स, दो ब्लॉक्स में बटी हुई थी दुनिया, एक ब्लॉक ही टूट जाता है, जो सोशलिस्ट ब्लॉक था, जो सोवियत ब्लॉक था, वो टूट जाता है, तो अब ये सवाल ही नहीं उठता कि कौन सा ब्लॉक जो है वो सुपर पावर रहेगा, कौन सा ब्लॉक बेहतर है, क्योंकि अब सिर्फ एक ही ब्लॉक है और इसके कंपैरिजन के लिए कोई और ब्लॉक नहीं है. सो वी कैन नॉट कंपेयर कि अब क्या होगा, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन, कैपिटलिज्म अच्छा है या सोशलिज्म अच्छा है, ये डिबेट अलग चीज थी. बट जो सोशलिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक की लड़ाई थी वो खत्म हो गई. सेकेंड, एज इट टर्न्ड आउट, द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर backed by the power and prestige of the US. The capitalist economy was now the dominant economic system internationally. यानी कि सोवियत सिस्टम के टूटने के बाद जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसका लीडर यूएस था, जो आज भी है, और अब यही एक डोमिनेंट इकोनॉमिक मॉडल पूरी दुनिया के लिए रह गया था. थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक meant the emergence of many new countries and all these countries had their own independent aspirations and choices, जिसकी बात
हम पिछली स्लाइड्स में भी कर चुके हैं कि ये जो नई इंडिपेंडेंट हुई थी कंट्रीज, उनके अपने एस्पिरेशंस थे कि हमारा अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए, व्हाई शुड वी फॉलो एनी पर्टिकुलर कंट्रीज डिक्टेट्स, या फिर किसी एक आइडियोलॉजिकल वॉर में फंस के हम क्यों अपनी सॉवरेनिटी गवाएं। सो उनको लगा कि हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करना चाहिए। द बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन एंड बिकम पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जो अभी नया जिनको इंडिपेंडेंस मिला था सोवियत यूनियन से, और उस सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वो क्या करना चाहती थी, वो नेटो को ज्वाइन करना चाहती थी। नेटो के बारे में 2-4 पॉइंट्स जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1949. NATO has 2 official languages, English and French. Now number of member countries 29. हालांकि ब्रेक्जिट के बाद शायद ये नंबर अब 28 हो गया है, बट एज पर जैसा किताबों में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज 29. आर्टिकल 5 लेज आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, यानी अगर एक नेटो मेंबर के ऊपर कोई अटैक होता है तो सारी नेटो कंट्रीज मिलकर उस अटैक को रेजिस्ट करेंगी। और नंबर ऑफ मेंबर्स विदाउट एन आर्मी, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि नेटो के जो 29 मेंबर स्टेट्स हैं उनके अंदर एक ऐसा मेंबर भी है जिसके पास अपनी कोई आर्मी भी नहीं है, एंड दैट कंट्री इज आइसलैंड। Institutions like World Bank, IMF and International Monetary Fund became powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transitions to capitalism. Now, अब जैसा कि आज पूरी दुनिया जो है वो वर्ल्ड बैंक और IMF के डिक्टेट्स पे चलती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक मॉडल हमने ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ने जो इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट किया था, आज मोर और लेस दुनिया जो है इज बीइंग गवर्न्ड ऑन द सेम मॉडल। और इसीलिए ये जो 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, दे बिकेम और दे एक्वायर्ड अ पोजीशन ऑफ पावरफुल एडवाइजर्स। बट सिर्फ एडवाइजर नहीं है, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, एंड कंट्रीज हु वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम दीज 2 इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, उनको उन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, अदरवाइज देयर कैन बी सीवियर consequences of not following those terms and conditions. The Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with the West, US, China and others. Obviously, अगर newly independent countries हैं, उनका geographical location ऐसा है जिसका वो फायदा उठा सकती हैं, so they did want to take advantage of their geographical location. और वो ये चाहते थे कि हम किसी एक कंट्री या किसी एक ब्लॉक से जुड़ के ना रहें, so they wanted to have good friendly relations with China, they wanted to have good friendly relations with Russia, with the West, with the United States and with most of the countries, जो उनको लगता था कि इन कंट्रीज के साथ रिलेशन रखने से हमारा फायदा हो सकता है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। Thus, the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interests and economic and political difficulties. Now, shock therapy के बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा अभी कि सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट करता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। अब बात करेंगे शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट regimes. The model of transition in Russia, Central Asia, East Europe that was influenced by the World Bank and IMF came to be known as shock therapy. शॉक थेरेपी इसको क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में जानेंगे। Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy. Now, see the irony. पहले completely socialist थे, यानी कि the economy totally controlled by the state, guided by the state, driven by the state. Now, total shift to capitalist economy, completely प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी की तरफ उनको जाना था। तो ये जो सिस्टम का ट्रांजिशन था ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक था, उनको लग रहा था कि इसको कैसे करना है, और इसीलिए शॉक थेरेपी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें हुई थी जिसकी वजह से ये नाम इसे शॉक थेरेपी का दिया गया है। which meant rooting out completely any structures evolved during the Soviet period. So this transition ruled out any alternate or third way other than state controlled socialism or कैपिटलिज्म, यानी कि सोशलिस्टिक पैटर्न से अब सीधे उठ के कैपिटलिस्ट मोड ऑफ
इकोनॉमी में जाना था उनको. Shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these economies. Now, development was now envisaged through more trade, and thus a sudden and complete switch to free trade was considered essential. Let's see shock therapy के बारे में कुछ चीजें. Shock therapy refers to sudden release of price and currency control. Sudden release of price and currency control. जिसको प्राइस को आप कंट्रोल कर रहे हैं, करेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको सडनली मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाता है. इसको शॉक थेरेपी के अंदर हम मानते हैं. विड्रॉल ऑफ स्टेट सब्सिडीज, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में गवर्नमेंट जो बहुत तरह की सब्सिडीज देती हैं. तो इसी तरह से जो सोवियत सिस्टम था, सोवियत यूनियन था, वहां पे भी बहुत सारी सब्सिडीज दी जाती थी. अब क्योंकि सोशलिस्ट मॉडल से उठ के सीधे कैपिटलिस्ट मॉडल में जाना था, where there is no concept of subsidy to be given, तो उन्होंने सब्सिडीज को देना बंद कर दिया. एंड इमीडिएट ट्रेड लिबरलाइजेशन विद इन अ कंट्री. तो ये चीजें जो थी शॉक थेरेपी के अंदर आती हैं. पॉलिसीज ऑफ स्टेबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन वर चोजन टू इम्प्लीमेंट शॉक थेरेपी. तो शॉक थेरेपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज ऑफ स्टेबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन को चूज किया गया था ताकि हम शॉक थेरेपी को इंप्लीमेंट कर सकें. फाइनली, द ट्रांजिशन आल्सो इन्वॉल्व्ड अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक. तो पहले क्या था कि जो सोवियत ब्लॉक के अंदर जो कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड करती थी, जिसकी वजह से उनका अपना एक सिस्टम था ट्रेड करने का. नाउ क्योंकि वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में जा रहे थे और जो सोशलिस्ट ब्लॉक था वो टूट चुका था, तो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो भी टूट गया. Each state from this block was now linked directly to the west and not to each other in the region. यानी कि अब इनका कनेक्शन वेस्ट की कंट्रीज के साथ हो गया था और अपने आसपास के जो रीजन के जो कंट्रीज थी उनसे इनका कनेक्शन टूट गया था. These states were thus to be gradually absorbed into the western economic system. और gradually धीरे धीरे इन स्टेट्स को क्या करना था, जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम था वो इन स्टेट्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता, इंटरनलाइज कर लेता, ताकि यहां पे सेम इकोनॉमिक मॉडल फॉलो होने लगे जो वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो किया जाता है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी जान लेते हैं. तो ये तो था शॉक थेरेपी के बारे में. इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए? जैसा कि हमने बात की थी कि रिलीज ऑफ करेंसी, प्राइस राइज, ये जब आप करते हैं तो वैल्यू ऑफ रूबल, जो रशियन करेंसी थी, डिक्लाइन ड्रामेटिकली. तो उसका क्या हो गया? डिवैल्यूएशन हो गया. जो रूबल था, जो करेंसी थी, वो उसकी डिवैल्यूएशन हो गया. इकोनॉमी के टर्म्स में बोलते हैं उसको हम. तो यानी कि इट डिक्लाइंड इन इट्स वैल्यू. द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स. तो कहीं पे भी जब इन्फ्लेशन एक लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है, सो नो मैटर हाउ रिच यू आर, no matter how much of savings you have, it will be of no use. क्योंकि जब इन्फ्लेशन होता है तो करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है, which means कि if you were rich, अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं एंड आप एक देश में अमीर इंसान माने जा रहे हो, अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया तो शायद वो 2 करोड़ रुपए में शायद आप एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं खरीद पाओगे. इन्फ्लेशन कभी कभी इतना हाई हो जाता है, which has happened in many countries. Zimbabwe is an example, Afghanistan, then you have Iraq. तो इन सारी कंट्रीज में इन्फ्लेशन इस तरह की हो चुकी है बिकॉज ऑफ वॉर और बिकॉज ऑफ अदर कंसिडरेशंस. इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा एक लेवल को क्रॉस कर जाता है तो इट डजंट मैटर कि आप रिच हो या पुअर हो, all will become poor eventually. The collective farm system disintegrated, leaving people without food security, and Russia started to import food. Now, imagine कि एक कंट्री जो सुपर पावर है, आज एक सिस्टम के कोलैप्स होने की वजह से that country has to import food from other countries, क्योंकि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, उसका सोशल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया है, उसके यहाँ की जो सोसाइटी है उसके अंदर जितने भी प्रोडक्टिव फोर्सेस थे, they are all disintegrated right now. The real GDP of Russia in 1999 was below what it was in 1989. Now imagine, रशिया की GDP जो 1989 में थी
और जो 99 में थी उसके बीच का फर्क देखिए। 1989 की जीडीपी की वैल्यू 1999 के यानी कि डिसइंटीग्रेशन के लगभग 10 साल के बाद भी कम थी, यानी 1999 का जो जीडीपी था वो 1989 के जीडीपी से उसकी वैल्यू कम थी। The old trading structure broke down with no alternative in its plan. The shock therapy administered in the 1990s did not lead the people into the promised utopia of mass consumption. Generally, it brought ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region. Now, होता क्या है कि in the hope कि जो old structure है उसको छोड़ के and we adopt a new structure. वो hope क्या होता है? The new structure will benefit us. It will bring good things to us in our life, for our country, for our society, for our economy, for our politics. Now, what happened in Russia? जब उन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल में अपने आप को कन्वर्ट किया, that proved to be disastrous for the Russian people, for the Russian economy. The entire economy collapsed. People lost all their savings. Russia had no food. It had to import food from other countries. Promised utopia of mass consumption, it could not happen, and that is why we are using the word utopia, something which you promised, but it never comes into reality, it never becomes reality. It brought ruin to economies and disaster upon the people of the entire region. The old system of social welfare was systematically destroyed. The withdrawal of government subsidies pushed large sections of the people into poverty. The middle classes were pushed to the periphery of society and the academic and intellectual manpower disintegrated or migrated. तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में भी जिन चीजों की बात की कि जो सोशल वेलफेयर का सिस्टम था वो कंप्लीटली कोलैप्स कर गया क्योंकि कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर ऐसा कोई सिस्टम था नहीं. The withdrawal of government subsidies pushed large sections of people into poverty. अब फर्ज कीजिए कि there is a large section of people which relies heavily on government subsidies, social welfare scheme. Now, if you withdraw these social welfare schemes, these people are going to get into poverty. This is what happened in Russia. साथ ही साथ जो academic और intellectual manpower था रशिया का, it migrated to the west and west exploited and utilized the manpower of Russia for its own advantage, for its own benefit. Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2000, 10 years after their independence. The reason for the revival for most of their economies was the export of natural resources जैसे कि oil, natural gas and mineral. तो year 2000 के बाद क्योंकि एक ऑयल बूम आया था, नेचुरल गैस का बूम आया था और पूरी दुनिया में इनका डिमांड बढ़ा था, तो इस वजह से रशिया और इनके जैसे जो और भी इकोनॉमीज थी विच डिपेंडेंट हेवली ऑन ऑयल, नेचुरल गैस, इस तरह के एक्सपोर्ट पे उनकी इकोनॉमी को बूम मिला था. तो कौन कौन सी कंट्रीज से बस नाम देख लेते हैं. अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड gas producer countries. Now, tensions and conflicts. Most of the former Soviet republics are prone to conflicts. Now, prone to conflicts क्यों है? क्योंकि जो पूरा का पूरा economic societal structure था वो पूरा collapse कर गया within the span of few months to few years. और एक जब इतना बड़ा change आता है और एक void create होता है तो उस दौरान टेंशन्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो खुल के सामने आते हैं. एंड व्हेन यू इंपोर्ट द न्यू सिस्टम, आप जब ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस करके जब न्यू सिस्टम इंपोर्ट करते हो विदाउट रिजॉल्विंग दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन्स इन योर सोसाइटी, इट फर्दर लीड्स टू एंड क्रिएट्स मोर टेंशन्स इन द सोसाइटी. इन रशिया टू रिपब्लिक्स, चेचेनिया एंड दागिस्तान, मैप पे यहाँ पे ये दिस इज दागिस्तान एंड दिस इज चेचेनिया, have had violent secessionist movements, यानी कि आजादी की लड़ाई चेचेनिया और दागिस्तान में चल रही थी. Moscow's method of dealing with the Chechen rebels and indiscriminate military bombings have led to many human rights violations but failed to deter the aspirations for independence. तो रशिया ने जिस तरह से डील करने की कोशिश की, वो डील करने की कोशिश क्या थी? वो सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं. वो जाके चेचेनिया वाले इलाके में, दागिस्तान वाले इलाके में they bomb the entire area and thinking कि all the terrorists, or as the Russians call them, कि ये जो terrorists हैं they will all die and then there will be no demand for independence. However, this has not been a very fruitful method of dealing with the Chechen rebels.
In Central Asia, Tajikistan witnessed a civil war that went on for 10 years till 2001. The region as a whole has many sectarian conflicts, और ऐसे conflicts आपको Central Asian provinces में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. For example, in Georgia, the demand for independence has come from 2 provinces, resulting in a civil war. And there are movements against the existing regimes in Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia. तो ये जो पूरा का पूरा पोस्ट सोवियत रिजीम है, ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर इस तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मिलिट्री प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, at the level of society you have secessionist movements, independent movements going on in all these countries. Now countries and provinces are fighting over river waters. All this has led to instability, making life difficult for the ordinary citizen. तो जहां पर जिस भी सोसाइटी कंट्री के अंदर ये ऐसी सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, टेंशन की सिचुएशन होती है, वहां पर ऑर्डिनरी सिटीजन की जिंदगी जो है वो सबसे ज्यादा उसको इम्पैक्ट पहुंचता है, उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है. In Eastern Europe, Czechoslovakia split peacefully into 2 with Czechs and Slovaks. तो जो चेकोस्लोवाकिया था एक कंट्री, वो स्प्लिट करता है 2 में, एक कंट्री जो चेक्स के लिए बनता है और एक स्लोवाक्स के लिए बनता है. But the most severe conflict took place in the Balkan Republic of Yugoslavia. After 1991, it broke apart with several provinces जैसे क्रोशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस. सो जो यूगोस्लाविया था वो 1991 में 4 सेपरेट कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि क्रोशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना. नाउ लेट्स सी इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. तो इंडिया के रिलेशंस कैसे रहे उसके बारे में ब्रीफली जान लेते हैं. इंडिया हैज मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, but the strongest relations are still those between Russia and India. So we know about it कि Russia and India are very good friends. India's relations with Russia are an important aspect of India's foreign policy, and since independence, India has maintained close ties with Russia. तब भी जब वो USSR था और तब भी जब वो USSR नहीं होके सिर्फ और सिर्फ रशिया है, इंडिया ने हमेशा रशिया को अपने फॉरेन पॉलिसी का एक फोकल पॉइंट बना के रखा है, एंड रशिया मेक्स श्योर कि वो इंडिया के इस स्टेप को उसी तरह से पे बैक करे, और जब भी इंडिया को जरूरत होती है तो रशिया बढ़ चढ़ के इंडिया के सपोर्ट में सामने भी आता है. इनफैक्ट हमारे जितने आर्म्स और एम्युनिशंस होते हैं मोस्टली कम फ्रॉम रशिया टिल टुडे. इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मार्क्ड बाय पॉपुलर परसेप्शंस. Now, Indian heroes from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household names in Russia and many post-Soviet countries. तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप पोस्ट-सोवियत कंट्रीज चले जाएंगे और आप अगर राज कपूर का नाम लेंगे तो कोई ना कोई इंसान जरूर होगा जो आपको बता देगा कि हु वाज राज कपूर, और शायद आपको कोई गाने गुनगुनाता भी मिल जाए सेंट्रल एशियन और सोवियत यूनियन के जो एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज हैं वहां पर, बिकॉज ही वाज अ लेजेंडरी फिगर. राज कपूर इन दीज कंट्रीज he was loved by the people of Soviet Union. तो जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज आज की डेट में आपको वहां पर आज भी पुराने बॉलीवुड के गाने चलते हुए मिल जाएंगे. रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? यानी कि इसका मतलब होता है कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, collective security in which an attack on any country is regarded as a threat to all countries and requires a collective response, greater regionalism, negotiated settlements of international conflicts and independent foreign policy for all countries. So, अगर हम बात करते हैं कि अगर इंडिया और रशिया जो है उनका विजन शेयर करते हैं वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को लेके, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है सेवरल पावर्स, नॉट जस्ट इंडिया और रशिया. ऐसा नहीं कि इंडिया बिकम्स द सुपर पावर, वर्ल्ड्स ओनली सुपर पावर, और एक ऐसा टाइम आए कि दुनिया में जो सारी ताकतें हैं, जो सारी कंट्रीज हैं, वो इंडिया से कम रहे. नहीं, कि इंडिया भी पावरफुल रहे, रशिया भी पावरफुल रहे, चाइना भी पावरफुल रहे, यूएस भी रहे, फ्रांस भी रहे, जर्मनी भी रहे, ब्रिटेन भी रहे. तो कोई एक देश जो है वो सुपर पावर ना रहे, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो पावरफुल बन के निकले, ताकि सब एक दूसरे के, हमने पिछले वीडियो में डेटरेंस लॉजिक भी पढ़ा था
तो डेटरेंस बना रहे, सब एक दूसरे से का सम्मान करें और सब एक दूसरे से डरें, सो दैट नो कंट्री tries to bully another country because of its sheer military and economic power. Collective security का मतलब क्या है? In which an attack on any country is regarded as a threat to all countries and requires collective action. जैसा कि नेटो के मेंबर्स करते हैं कि अगर नेटो के किसी एक मेंबर कंट्री पे आप अटैक करते हैं तो जो 29 मेंबर्स हैं उनको लगता है कि एक कंट्री पे अटैक नहीं है, नेटो के 29 मेंबर कंट्रीज पे अटैक है, एंड दे विल रिस्पॉन्ड, दीज 29 countries together will respond to that threat. उसी तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को लेके ये है कि अगर किसी एक कंट्री पर हमला होता है तो दुनिया की सारी कंट्रीज यूनाइट होकर उस हमले का जवाब दें, वो सिर्फ उस कंट्री की जिम्मेदारी न रहे। साथ ही साथ बात करता है ग्रेटर रीजनलिज्म की, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि लड़ाई झगड़े के बिना जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हम रिजॉल्व कर पाए। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक द यूएन। तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि यूएन के अंदर जब बातचीत होती है तो इंडिया बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखता है, रशिया बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखता है कि अगर आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना है तो यूएन कैन बी ए मीडियम, अगर कोई डिसीजन लेना है तो यूएन कैन बी ए मीडियम, क्योंकि वहां पर दुनिया के लगभग सारे देश जो हैं वो यूएन के मेंबर हैं। तो दिस वॉज अबाउट द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि जो दो ब्लॉक्स थे उनका खत्म होना दुनिया से, और ये जो सुपर पावर्स की लड़ाई चल रही थी उसका खत्म होना। इस वीडियो में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मैं आपके लिए अगले चैप्टर का वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।